जब भी हम किसी से मिलते हैं और उनकी ब्लेसिंग हमें मिलती है जुग जुग जियो, तो इस ब्लेसिंग के पीछे हमारा एक खुद से वादा जरूर कनेक्ट हो जाता है और वो वादा होता है अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखने का। तभी हम अपने आप को एक लंबी उम्र के आशीर्वाद के साथ, ब्लेसिंग के साथ जोड़ पाएंगे। नमस्कार, मैं निधि हूं आपके साथ और आज के हेल्थ शो में एक और ऐसे चैप्टर के साथ हम आपको जोड़ रहे हैं जिसमें बात होगी हमारी सेहत की और स्पेशली बात होगी हमारी बोन्स हेल्थ की। और आज का ऐसा ही टॉपिक है हमारा, हड्डी और जोड़ विभाग से, पीजीआई से हमारे साथ जुड़े हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन और एडिशनल प्रोफेसर हैं डॉक्टर विशाल। डॉक्टर विशाल, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत अभिवादन और अभिनंदन भी। हमारे को कुछ ऐसा ही फीडबैक भी था, इनफैक्ट बहुत से लोग यही कह रहे थे कि डॉक्टर विशाल के साथ एक और इंटरेक्शन होनी चाहिए। इनफैक्ट आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें आप हमारे साथ अपने सवालों के साथ भी जुड़े हैं और दर्शकों की डिमांड पे आज का स्पेशल प्रोग्राम डॉक्टर विशाल हमने रखा है जिसमें आप भी कनेक्ट हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0172269003 ये नंबर हम अपनी स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट करते रहेंगे और आप इस नंबर पर कॉल करके आज ये सवाल पूछ सकते हैं जो कि आपकी हड्डियों से जुड़े हुए हैं। अगर किसी भी तरीके की दर्द या किसी भी तरीके की रीढ़ की हड्डी से लेकर शरीर के किसी भी हिस्से में बोन्स को लेकर, बोन्स हेल्थ को लेकर आपका कोई भी सवाल है, आप हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर विशाल के साथ हम आपको कनेक्ट करेंगे। यही नंबर यानी कि 0172269003 हम अपनी स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर, हमने एक न्योता तो अपने दर्शकों को दे ही दिया है जब तक हमें कॉल्स रिसीव होने शुरू होते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि हड्डियों से जुड़ी हुई जो ये समस्याएं हैं उनके पीछे के कारण क्या है और ये क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, हड्डियों के पीछे जो भी समस्याएं हैं ना, उनके कारण बहुत सारे कारण हैं। कोई एक कारण को जिम्मेवार ठहराना ठीक नहीं है। हाँ जी। बहुत सारा कारण में सबसे पहला है आपका लाइफस्टाइल। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़, चाहे वो बच्चों से लेके बूढ़ों तक, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गए हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ का जगह जिम ले लिया है। ऐसा नहीं कहने का है कि जिम ठीक नहीं है, बट एज कम्पेयर टू आउटडोर एक्टिविटी जो बच्चे खेतों खलिहानों में खेलते हैं, जो नेचुरल एयर में एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, वो रिप्लेसमेंट जिम नहीं है। चाहे आप में बॉडी माइंड को रेजुवेनेट भी करता है, पेड़ पौधे, घास, मिट्टी, यू गेट इन सिंक विथ नेचर जी। वो आप आर्टिफिशियल जिम में आप चाहे जितनी हजारों के ट्रेडमिल लगा लो, पुशअप्स लगा लो, वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ले लो, उससे वो बात बनती नहीं जो भगवान का दिया हुआ है। दैट इज अनमैच्ड। दूसरा, खान पान। आजकल दूध जो नेचुरल डायरेक्ट फ्रॉम काऊ या बफेलो, वो अब आपको पैकेट में मिलता है, वो भी हो सकता है कल परसों का मिलता हो, नॉट दैट फ्रेश। तीसरा, वेजिटेबल्स जो अब कोल्ड स्टोरेज का रखा हुआ वेजिटेबल और एक गांव या खेतों से निकाला हुआ वेजिटेबल, उनके न्यूट्रिएंट वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। उसके बाद अब फास्ट फूड्स, जो दही, रोटी, सब्जी, उसकी जगह भी आप फास्ट फूड्स लेंगे तो वो रिप्लेसमेंट इज नॉट ए हेल्दी रिप्लेसमेंट। तो समवेयर डॉक्टर विशाल, हमारी लाइफस्टाइल एंड हमारा एवरीडे रूटीन इज द मेन कल्प्रिट जिसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम्स के साथ घिरते जा रहे हैं। अभी जैसे आपने मेंशन किया, साथ साथ हमें कॉल्स भी आने शुरू हो गए। हमारे साथ होशियारपुर से अवतार सिंह जी हैं और हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। जी अवतार जी, पूछिए सवाल आप। मैडम, मैं 2003 से मेरे को डिस्क की बीमारी है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैं मेरे एमआरआई का 2 बार एमआरआई करा कर देखा L3, L4, L5 मेरे मन के खराब हो गए हैं। ओके, हाँ जी। मेरे वहाँ टांगों में दर्द बहुत होती है, दोनों पास। एक मेरा पैर बिल्कुल बेकार हो गया, तो उसमें ताकत नहीं रही, बिल्कुल दर्द बहुत करता है वो पैर। तो क्या ये ठीक हो सकता है? जी डॉक्टर विशाल, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो ठीक हो सकता है। हालांकि मैंने आपको देखा नहीं, आपका एमआरआई भी देखा नहीं, लेकिन इस पेशा में ना पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। एंड मेरे को नहीं लगता कि विद सच एन एडवांस, हम इतनी एडवांस जगह पे काम कर रहे हैं और साइंटिफिक एडवांसमेंट इतनी हो चुकी है कि मरीज को एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो आज मान लो कि 100% दर्द है तो कुछ नहीं, बिना आपको देखे हुए, बिना आपका एमआरआई देखे हुए, एक्सरे देखे हुए, इतना तो जरूर कर सकते हैं कि आपके दर्द को मच बेटर कर देंगे हम लोग और आप ऑलमोस्ट टुवर्ड्स नॉर्मल लाने की हमारी कोशिश होगी।
उसके लिए आप हमारे पास आ करके हमें दिखा सकते हैं। आपको कहाँ मिल सकते हैं? आप हमारी पीजीआई में यदि मेरे से मिलना है तो मेरी ओपीडी मंगलवार और शुक्रवार को होती है। आप आ सकते हैं रूम नंबर 2007 में और देखेंगे हम आपको और आपको कोशिश करेंगे ठीक करने का। In नवी fact, नवी ओपीडी में नवी जी OPD जी में? जी जी जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर विशाल कुमार है। बिल्कुल अवतार जी, आप डॉक्टर विशाल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ आपको विजिट करना होगा। इनफैक्ट डॉक्टर आपके तो नाम पे ही स्पाइन से जुड़ी हुई काफी पेटेंट है अपने आप में, जो सिर्फ नाम को ही विशाल नहीं करता, एक विश्वास कमिटमेंट को भी करता है। और आपने बड़ा पॉजिटिवली कहा कि बहुत जरूरी है हमारे लिए पहले ही कि हम ये सोचे कि हम ठीक हो जाएंगे और उसके बाद उस प्रोसेस के साथ जुड़े। उसमें भी ना मेरा कोई रोल नहीं है, मतलब मैं सही में ट्रू सेंस में बोलूँ तो वो रोल या योगदान जो बोलो आप हमारे इंस्टीट्यूट का है, वो पीजीआई का है। पीजीआई इज अ बिग नेम एंड वी आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट एंड वी टेक प्राइड इन ऑफरिंग सर्विसेज थ्रू पीजीआई टू आवर पेशेंट्स। बिल्कुल, और हम अपनी पिक्टोरियल डिस्प्ले से भी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बोन से रिलेटेड, स्पेशली रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जितने भी गैप्स हैं उनको ठीक किया जाता है। और मैं अपने दर्शकों को फिर से आह्वान करना चाहूंगी कि आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। 0172269037 इज द नंबर। डॉक्टर, जैसे आप हमें कारणों के बारे में बता रहे थे कि हड्डी से रिलेटेड जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसमें लाइफस्टाइल बहुत बड़ा कारक है। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं? इसमें देखिए दर्द के मल्टीपल कारण हो सकते हैं। यदि बच्चों में है तो उसमें बच्चों में भी हो सकता है कि वो कंजेनिटल, मतलब गर्भ से ही उसको वो तकलीफ शुरू हुई है। अच्छा। तो वो उसको हम कहते हैं कंजेनिटल। Okay. तो वो भी हम उसको बच्चे को देख करके उसके कुछ टेस्ट करके हम उसका पता लगा सकते हैं कि ये बच्चे को बीमारी माँ से, पिताजी से, जेनेटिक्स उसमें का रोल है कि नहीं है, कंजेनिटल है कि नहीं है। बच्चा के पैदाइश हो गई, फिर उसके बाद उसके खान पान में कमी या उसके लाइफस्टाइल में कोई कमी के चलते तो नहीं हो गई, उसको कोई चोट तो नहीं लगी, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, या कोई रसौली तो नहीं है अंदर। तो इन सब चीज़ों का जो 4-5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जैसे कंजेनिटल मीन्स बचपन से या जन्म से, ट्रॉमा मतलब यदि उसको चोट लग गई हो तो, या कोई इन्फेक्शन हो जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो या कोई और तरह के इन्फेक्शन हो बोन के, या फिर कोई रसौली ना हो। अच्छा। रसौली में भी दो तरीके के रसौली होते हैं। एक होते हैं मैलिग्नेंट जो बहुत जल्दी फैलते हैं, हाँ जी। एक दूसरा होता है जो धीरे धीरे फैलता है या नहीं फैलता हो। तो इन सब कारणों का पता लगा करके फिर हम उसका इलाज करते हैं। अकॉर्डिंगली आप ऑपरेट सेम करते हैं। वेरी करेगा मैम एडल्ट में भी। एडल्ट में बहुत हद तक लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइफस्टाइल करेक्शन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होते हैं, उसको करेक्ट करने से, एक्सरसाइजेज वगैरह उनको रिकमेंड करने से, पोस्चरल एक्टिविटीज़ को चेंज करने या बेटर पोस्चर्स अडॉप्ट करने के चीज़ को बोल करके हम उनको ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बूढ़े हो गए तो उनमें बोन यूजुअली वीक हो जाता है, तो उसके लिए बहुत मतलब इकोनॉमिकल टेस्ट है, डेक्सा स्कैन वगैरह करके हम देख सकते तो हैं। अलग and अलग accordingly treat उम्र करते के अकॉर्डिंगली अलग अलग प्रकार हैं और उसके अलग अलग तरीके के इलाज। अब कोई स्पोर्ट्स मैन है मैम या स्पोर्ट्स वुमन है, उसको खेलते वक्त, कूदते वक्त, दौड़ते वक्त चोट लगी, अलग तो इंजरीज। हाँ जी, बिल्कुल। डॉक्टर विशाल हमारे साथ और सवाल जुड़ चुके हैं। बठिंडा से हमारे साथ अभी हमारे कॉलर जुड़े हैं। हेलो, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बलजिंदर सिंह है जी बठिंडा। बलविंदर सिंह जी, हाँ जी, तुसी दसो अपना सवाल। ਅੱਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੀ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅੱਡੀ ਪੈਰ ਦੀ ਥੱਲੇ ਅੱਛਾ, ਜੀ, ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ उसमें भी बहुत बार प्रोफेशन भी रिलेटेड होता है एडी के दर्द से। बहुत बार ऐसा होता है सेक्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे फीमेल्स में यूजुअली थायराइड की कमी हो, थायराइड हार्मोन की कमी हो, या मेल हो या फीमेल हो, शुगर हो, उनको डायबिटीज़ की बीमारी हो, या प्रोफेशन वाइज मान लीजिए फार्मर्स हैं जो खेतों में चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, तो उसमें एक बीमारी होती है कैल्केनियल स्पर या प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। कुछ लोगों में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कुछ लोगों में जो नशा करते हैं उसमें भी एडी में दर्द होता है। तो उनके डिफरेंट रीजन्स है, वो रीजन्स असर्टेन करके ये क्योरेबल है मैम। Okay. Most of these things are curable and the patient if he or she visits to a doctor, वो डॉक्टर के पास मिलेंगे
तो ये सब चीज़ें के लिए सफ़र करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम ये विश्वास रखें, अपने डॉक्टर पर विश्वास रखें कि एक क्यूरेबल है, और यही मैसेज हम अपने हर दर्शक तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलें, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको कंप्लीटली डिस्कस करें, उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करें, तभी हम सही इलाज के साथ जुड़ पाएंगे। आप भी अपने कॉल्स हमें कर सकते हैं, 01722690037 इज द नंबर। सर, जैसे आपने बता रहे थे कि अलग अलग एज का अलग अलग प्रकार है, अलग अलग इलाज है। आपने जो बच्चों का मेंशन किया, मेरे दिमाग में आया कि अभी बहुत हद तक काफी सालों से फेस कर रहे हैं, लेकिन इस साल इसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई कि बच्चों के हैवी बैग्स को लेकर उनकी स्पाइनल कॉर्ड में, उनके पोस्चर में बहुत प्रॉब्लम आई, तो उसके पीछे के क्या कारण? मैम, ऐसा है ना, बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, उनके बोन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, मतलब उनको जिस तरीके से मैनिपुलेट या मॉड्यूलेट करेंगे ना, वो टेंडेंसी होती है, वो काफ़ी इलास्टिक होते हैं। स्ट्रेंथ पूरा होता है लेकिन वो इलास्टिक होते हैं क्योंकि बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं। अब यदि मान लो मैम, आजकल के बच्चे बहुत भारी बैग अपने कंधे पे उठा लेते हैं, उसके बाद वो झुक जाते हैं, तो बोन्स तो सॉफ्ट है, फिर वो बोन ना मोल्ड करना उसी के हिसाब से शुरू हो जाता है, और बच्चों को पोस्चर उतनी आदत या आइडिया होता नहीं मैम, है ना। फिर उसके बाद वो बच्चे ऐसे करके उकड़ू करके फिर बैठने भी लगते हैं क्लासरूम में, फिर वो पोस्चर जो थोड़ी देर के लिए ना, फिर वो परमानेंसी की तरफ बढ़ जाता है। तो वो पोस्चर खराब है, गलत है, तो उसको बच्चा कंटिन्यू करता है, तो फिर वो बैक पेन का या पेन एट मल्टीपल साइड्स इन द बॉडी का कारण बनता है बच्चों का। तो समवेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्कूल से लेकर पेरेंट्स से लेकर हर एक की बन जाती है, और अगर बच्चा ऐसा फेस कर रहा है तो भी हम डॉक्टर को कंसल्ट करें, ऐसा ना समझे कि बच्चों का ये एक्सक्यूज। इस विषय पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। अभी हमारे पास डॉक्टर विशाल, मुझे ऐसा लगता है कि झड़ी लग गई है, एक मौसम में बारिश की झड़ी है, क्वेश्चंस की भी झड़ी है। हमारे साथ सहारनपुर यूपी से कनेक्ट हुए हैं कोई। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, आजाद सिंह नाम है सर। आजाद सिंह जी, जी 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 पूछिए सवाल, डॉक्टर विशाल सुन रहे हैं आपको। सवाल ये है कि मेरे जोड़ों में दर्द रहता है सर, इनमें जो बाएं है ना कंधों में। हेलो, हाँ जी, हाँ कंधों में जो है ना जी, तो इन्हें जो घुमावा है तो टक टक की आवाज आती है और दर्द रहता है जब ऊपर उठा में। कंधों में दर्द रहता है और मूव करते हुए जी। टक टक की आवाज आती ये है। क्या काम जी, करते हैं जी, जी। प्रोफेशन? क्या काम करते हैं आप? क्या प्रोफेशन है हाँ आपका? मैं सरकारी जॉब थी, रिटायर हो गया, अब घर पे ही हूँ सर। जी, तो बहुत बार कंधों में जो दर्द होता है ना, वो एग्जैक्टली कंधों में नहीं होता है, वो नेक में, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस आम भाषा में कहते हैं, अच्छा, वो होता है। ओके। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ सारे नर्व्स वहीं से निकलते हैं मैम, यानी कि spinal गर्दन cord के से, दर्द जो से रेफर्ड related पेन होता होता है, है। हाँ, यूजुअली रेफर्ड पेन होता है। एक इंपॉर्टेंट कॉज शोल्डर पेन का मैम शुगर है, डायबिटीज है, ओके। उसको फिर हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर भी कॉमन भाषा में कहते हैं, या पेरी आर्थराइटिस शोल्डर कहते हैं। इस बीमारी के लिए, पेरी आर्थराइटिस के लिए घबराने की जरूरत नहीं यदि डायबिटीज रीजन है तो। विथ लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, ऐसा नहीं कि आज का शुगर नॉर्मल है तो आपका पेन ठीक हो जाएगा, नहीं। यदि आपका लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ डायबिटीज अच्छा है तो फिर ये पेन धीरे धीरे चला जाएगा। एंड इफ़ यू कीप ऑन ए गुड कंट्रोल, आप शुगर का रखते हैं, डायबिटीज़ का रखते हैं, तो फिर ये पेन आपको यूजुअली दोबारा रिकर नहीं होता है। तो एक सजेशन है डॉक्टर विशाल की तरफ से कि आप अपने डायबिटीज पर भी कंट्रोल करें, डॉक्टर से चेक जरूर कराएं, और आपकी नेक के यानी कि गर्दन की पेन से भी रिलेटेड ये पेन आपके जो शोल्डर्स में जा रहा है, टक टक की आवाज आ रही है, उससे रिलेटेड हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच, आप जुड़े हमारे साथ। और आगे हमारे साथ कुछ वीडियो पर भी दर्शक जुड़े हैं डॉक्टर विशाल, जो अपने सवालों के साथ हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। जी पूछिए सवाल। जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो मुझे बड़ा पेन महसूस होता है। मैं कई बार सोचता हूँ बड़ी पेन किलर हो, बड़ी मेडिसिन लेके ना बड़ा थक चुका हूँ। डॉक्टर साहब, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए प्लीज सोल्यूशन बताइए भी, जा इस पेन से छुटकारा पाया जा सके। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे बैक में बहुत पेन होती है। जब मैं आधा घंटा स्टिल ऐसे खड़ा रहूँ और मेरे पीछे से जो है पट्टे जब बोलते हैं या क्या है, ये वो बहुत यानी कि अकड़ जाते हैं। कि जब मैं ज़्यादा देर खड़ा होता हूँ या ज़्यादा देर झुकता हूँ या ज़्यादा देर चलता रहता हूँ तो मुझे लोअर बैक में पेन शुरू हो जाती है। मुझे ये बताया गया कि शायद मेरे मसल्स वीक हैं, तो मुझे कौन सी कोई मेडिसिन लेनी चाहिए या मुझे कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए या आई हैव टू लिव विद इट। तो ये इस चीज़ का समाधान मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो मुझे अपनी लोअर बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, स्पाइन में, और जब मैं झुकती भी हूँ तब भी काफ़ी पेन होता है, और ये आधे 1 घंटे तक रहता है। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहती हूँ कि इसका क्या इलाज है।
अलग अलग एज ग्रुप के लोग हमारे साथ हैं और बैक पेन सबसे ज़्यादा कष्टकारक है। जो पहले वाले मरीज थे हमारे, वो बोलते हैं कि उनको सुबह में दर्द होती है। यूजुअली गठिया एक ऐसा बीमारी है रिमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से, जिसमें अर्ली मॉर्निंग पेन बहुत होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस भी होता है। सुबह जब आप उठते हैं तो काफ़ी शरीर में अकड़ाव रहता है। एज डे प्रोग्रेस, जैसे जैसे दिन ढलता है और आप काम अपना करना शुरू करते हैं, काम करते हैं, तो धीरे धीरे वो पेन आपको आराम मिलता है। तो जिनको भी, और ये पेन यूजुअली क्लासिकली ना आपको स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड में शुरू होता है और हो सकता है किसी भी जॉइंट्स में। धीरे धीरे यदि आप इसका इलाज नहीं कराएंगे तो उंगलियां टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, दर्द और बढ़ता है, सूजन भी आने लगता है। तो ऐसे यदि सिमिलर कंप्लेंट्स किसी मरीज के हैं तो उनको गठिया के रूटीन टेस्ट होते हैं मैम, RA फैक्टर कर लेना चाहिए। एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी है जो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, उनके लिए वो HLA-B27, ANA टाइटर और इन 3 टेस्ट को कर लेने से एक आपको रफ सा आइडिया मिल जाता है कि गठिया है कि नहीं है। यदि गठिया है तो उसका इलाज करने से ये कंट्रोल हो जाएगा। यदि गठिया नहीं है तो फिर हम एक डेक्सा स्कैन करते हैं, यूजुअली एल्डरली में, ताकि उनके बोन्स वीक हैं, उनमें भी ये पेन हो सकता है। फिर हम उसका इलाज करते हैं। इस पेन के लिए मरीज को सफ़र करने की इस मॉडर्न डे ऑफ मेडिसिन में ज़रूरत नहीं है। ओके। दूसरे जो मरीज थे उनको लगा कमर में दर्द है और वो पैरों तक जाती है। तीसरे मरीज थे उनको कमर में दर्द था और वो अकड़ जाते हैं। सामने झुकते बहुत पेन हो रहा है। सामने झुकते, उसमें ऐसा होता है कि बहुत बार विद इन एल्डरलीज में पर्टिकुलरली 60 के बाद आपका ना मसल वीक होता है थोड़ा, फिर आपके बोन्स भी थोड़े वीक हो जाते हैं। तो यूजुअली जो डिस्क है, 2 मनके के बीच में एक सॉफ्ट जेलाटिनस मटेरियल, टूथपेस्ट जैसा ना, उसको हम डिस्क कहते हैं, वो सूख करके पीछे को निकल जाता है। पीछे को जब वो निकलता है तो वो नस जो निकल रही है ना स्पाइनल कॉर्ड से, वो उसको दबाता है। तो फिर वो पैरों में दर्द जाएगा आपके, आप थोड़ी दूर चलोगे तो आपके ऐसा लगेगा जैसे पैर, वो बोल रहे हैं कि खींचने लगता है। तो ऐसे पे एक बार हम उनका एक्सरे करते हैं, डेक्सा स्कैन करते हैं टू सी फॉर बोन क्वालिटी, और MRI करते हैं देखने के लिए कि डिस्क कितनी निकली है कि नहीं निकली है, निकली है तो किस किस लेवल पे निकली है और कितना निकल के कितने नसों को दबा रही है। अकॉर्डिंगली बहुत बार तो हम एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी है जिसमें बैक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो किया, थोड़ा पोस्चर करेक्शन किया, तो ये दर्द में काफी सिग्निफिकेंट रिलीफ मिल जाता है। यदि नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट है इंजेक्शंस। हम उस जगह पे जहां नसें सूजी हुई हैं वहां इंजेक्शंस लगाते हैं, तो वो पेन भी बहुत हद तक ठीक हो जाता है। तो प्रोसेस है जिसको समझना पेशेंट को भी जरूरी है और वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना एक डॉक्टर को, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीट करते हैं। डॉक्टर विशाल, हमें एक और सवाल आ चुका है, मोहाली से हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़े हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या कौन बोल रहे हैं आप? मैं राजीव मेहता बोल रहा हूँ। जी राजीव जी, पूछिए सवाल, डॉक्टर विशाल हैं, सुन रहे। हाँ डॉक्टर विशाल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक ये है कि मुझे ना थोड़ा सा पिछले 2.5 ईयर से ना L4 L5 डिस्क का एक इश्यू चल रहा है जी। तो हुआ क्या था कि 2.5 साल पहले क्या हुआ था कि मैं किसी टूर पे गया हुआ था जी। तो मेरी ना कभी कभी पेन ही नहीं हुआ था मुझे, तो एकदम मेरे लेफ्ट साइड में कुछ वाइब्रेशन थी और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद मेरे को हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो वहाँ पे कुछ दिन मैं एडमिट भी रहा, तो थिंग्स विल इम्प्रूव, मतलब थिंग्स इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। बट अभी क्या हुआ कि जब सब कुछ ठीक था, 2.5 साल के बाद मुझे अभी लास्ट मंथ ही दोबारा से वही चीज हुआ कि लेफ्ट साइड मुझे वाइब्रेशन से हुई और मैं नीचे गिर गया दोबारा से मैं। तो इसका हमने MRI कराया, MRI में निकल के आया कि आपकी L4 L5 और L3 जो डिस्क है वो थोड़ी सी निकली हुई है और उसकी वजह से नर्व प्रेस हो रही है, उस नर्व प्रेस की वजह से ये वाला इशू आया। तो मेरा क्वेश्चन ये वाला था कि अगर मैं बिल्कुल अभी, मैं पिछले 2 साल से बिल्कुल ओके था, मुझे कोई इशू नहीं था, ना मुझे कोई बैक का प्रॉब्लम था, एकदम ही हुआ, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रूट कॉज क्या है, आगे मुझे क्या एक्शन करना चाहिए कि सो दैट कि ये रिपीट ना हो? जी डॉक्टर विशाल, ऐसा है कि जब आपको 2.5 साल पहले ये चीज़ हुआ था, उसके बाद से शायद 2.5 साल यदि आप अच्छे से एक्सरसाइज करते, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते, तो शायद ये प्रॉब्लम दोबारा गिरने के बाद या दोबारा नहीं होती। जैसे आपने फिजियोथेरेपी भी पहले मेंशन किया था। यदि आपने नहीं किया, थोड़ा सा डाइट पे ध्यान नहीं रखा, आपके जो मसल एंड जो आपके वर्टिब्रा हैं वो थोड़े वीक होंगे, या जो डिस्क निकली हुई है वो थोड़ी और हो सकता है कि विद टाइम, पैसेज ऑफ टाइम और निकल गई होगी, तो इसके लिए ये एपिसोड्स आपके दोबारा हो रहे हैं। एंड ऐसे एपिसोड के रिपीटिशन इज क्वाइट नॉर्मल,
पर्टिकुलरली इन पेशेंट्स जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं या उस समय जो दवा प्रिस्क्राइब किया गया होगा वो नहीं लिए होंगे। तो अब इसका है कि एक बार एमआरआई करके 2.5 साल हो गए, एक फ्रेश एमआरआई करके हम देख सकते हैं कि आपके डिस्क का पोजीशन अभी क्या है, और उस हिसाब से फिर हम उस ट्रीटमेंट को आगे ले जा सकते हैं। यदि आपको ये पेन काफ़ी परसिस्टेंटली और कॉन्टिन्यूसली रहने लग गया है तो हम उस डिस्क को निकालने का ऑपरेशन भी सोच सकते हैं। एंड इट्स ए वेरी रूटीन प्रोसीजर, मतलब डरने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब क्या गारंटी है, मतलब अब हम गारंटी तो नहीं देंगे लेकिन हमारे 100 में से 100 ही ठीक हो जाते हैं तो फिर ठीक है, हमें लगता है कि वी आर डूइंग जस्टिस। तो इस हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं है कि पीठ का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, ये भी मिथ है। हाँ। पीठ का ऑपरेशन कराया, वो मरीज उठा ही नहीं, तो अब पता नहीं किसने किया, क्या किया, वी डोंट नो। सो घबराने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल बेस्ड ट्रीटमेंट है ये तो, एंड अच्छे संस्थान में अच्छे डॉक्टर से कराने पे मेरे को नहीं लगता। और बड़ी ब्लेसिंग है आपसे बात करना, एक तो मुस्कुराहटें तो आ ही रही हैं क्योंकि आप इतने अच्छे से पॉजिटिवली हमें कह रहे हैं कि इनफैक्ट हमारे दर्शकों को भी पता चल रहा है कि 100% सोल्यूशन के साथ भी हम जुड़ सकते हैं। और बहुत स्पेशल लगता है क्योंकि आपके नाम पर ही स्पाइन को लेकर इतने पेटेंट हैं, और बड़ा फॉर्चुनेट लगता है कि हम एक ऐसे डॉक्टर के साथ कनेक्टेड अपने दर्शकों को करा रहे हैं। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं जो कि इस फील्ड में ना सिर्फ एक नाम है बल्कि हर कदम पर महारत भी हासिल है। डॉक्टर विशाल, अगर मैं अपने सवालों को भी आगे बढ़ाऊं, जैसे आपने बच्चों से रिलेटेड बताया कि कंधे झुक जाते हैं, फिर आपने बताया कि अलग अलग हमारी एज के अकॉर्डिंगली ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। जनरली हम नोटिस करते हैं कि जब हम, जैसे आपने बताया जिम का एक बार शुरू में आपने मेंशन किया था, क्या वहां से भी बोन्स को लेकर जो नेग्लिजेंस है उसके भी पेशेंट आपके पास आते हैं? बहुत कॉमन है मैम, मतलब पर्टिकुलरली ये जिम फ्रीक ना एक बड़ा कॉमन टर्म होते जा रहा है कि हर नौजवान, हर यंग, शायद बच्चों के लिए स्कूल बैग में उनके लिए वही वेट है जो अडल्ट्स के लिए। उसके बाद ना वहाँ जा करके इम्पोर्टेंट कंसर्न ये हो जाता है कि उनके डाइटरी हैबिट्स भी चेंज हो जाते हैं मैम। बहुत यंग हैं जो मसल बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब आजकल आप देखे होंगे कि मतलब रिसेंट ईयर्स तक आया था इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, यस। अब लिटरेचर आ रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर बॉडी। तो ऐसी ऐसी कोई चीज़ें हैं, डाइट ऑल्टरेशन हो जाता है मैम, उसमें हाई प्रोटीन डाइट, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, हमें ये खाना है, हमें उस समय खाना है। आई थिंक उतने की ज़रूरत नहीं है मैम, उतने की ज़रूरत नहीं है फॉर ए हेल्दी लाइफस्टाइल। वो अनड्यू किसी चीज़ को आप जबरदस्ती, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड वाली बात है ना, तो वही होती है मैम। आजकल बहुत सारे जिम में, बहुत जगह तो ऐसा है कि उनको गाइडेंस भी अच्छी नहीं मिलती। यदि मैं जिम इंस्ट्रक्टर बनने की कोशिश करूं तो आप समझ सकते हो किस लेवल का जिम इंस्ट्रक्शन होगा फिर मेरे से। सो वो चीज़ें भी होती हैं। सो आई थिंक प्रॉपर गाइडेंस इज मैंडेटरी फॉर गुड हेल्थ। अब आप देखो ना, जितने हमारे अच्छे अच्छे स्टार्स, क्रिकेटर्स, प्रीमेच्योर डेथ हुई, प्लेयर्स को देख रहे हो, एंड रिसेंटली पिछले 2-3 साल में, हाँ, पिछले 2-3 साल में इतने डेथ्स हुए, सडन डेथ्स हुए। समवेयर ये जो एक्सीजेंसी है स्पोर्ट्स की, जिमिंग की, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। एक मैंने पढ़ा था कि एक वेट लिफ्टर की डेथ हुई थी कि नेक का बोन टूट गया था बिकॉज मैनेज नहीं कर पाए। तो बहुत जरूरी है। तो क्या बच्चों को जो हमने बचपन से ही जो बैग का हैवी, क्योंकि वो वाला सवाल जब मैं आपसे पूछ रही थी, हमारे साथ बड़े सारे इंटरेक्शन के लिए कॉलर्स आ गए थे, तो मैं फिर से पूछना चाहूंगी क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो कि बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए, सबके लिए जानना जरूरी है कि क्या वो बर्डन जो बचपन से ही बच्चों ने लेना शुरू किया और फिर उसी बर्डन के साथ वो आगे बढ़ते हैं, अडल्ट होते हैं, तो वही बैक पेन उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। क्या ये जिम्मेदारी बन जाती है? मैम इसका ना 2 पहलू है। देखो मैम, अब वो बैग का वेट तो कम होगा नहीं, जो जिस लेवल की कंपटीशन बढ़ रही है, ये फैक्ट है मैम, ये एक्सेप्ट करना होगा। यू बीइंग मदर, आई बीइंग फादर, ये चीजें अब एक्सेप्ट करनी होंगी कि बस्ता का वजन तो अब कम नहीं होने वाला। पहले साइकिल के स्टैंड पे बस्ते का वजन था, अब कंधे पे, चाहे गाड़ियों पे आ रहा है, लेकिन कंधे पे तो है, कंधे पे तो है। अब हमें एज पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं, उस बच्चे के बोन को मजबूत कर सकते हैं। आप देखो ना मैम, ये जैसे बच्चा बैग, हम हर चीज बैग को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है बैग भारी हो गया, लेकिन ये देखो ना कि हम उसको पैकेट वाली दूध पिला के भेज रहे हैं। आप ये देखो ना कि हम उसके टिफिन में बर्गर और पिज्जा भेज रहे हैं। आप भी नोटिस किए होंगे कि स्कूल से इंस्ट्रक्शन आता है नो फास्ट फूड इन टिफिन। इसका मतलब कुछ बच्चे तो लेके गए होंगे ना फास्ट फूड, स्टिल दे आर सेंडिंग टेट्रा पैक्स और कुछ। तो ये चीज देखो ना, इस चीज को यदि हम सर्कमवेंट कर सके, इसको हम ठीक कर सके, इस बच्चे के लाइफ, बच्चा आता है मैम, उसको हम प्ले स्टेशन खरीद के देते हैं बर्थडे के गिफ्ट में,
है ना, उसको हम यदि बैडमिंटन का रैकेट दे दें और जमीन बोले कि जा करके ग्राउंड में खेलो, तो दैट वुड हैव बीन बेटर फॉर शोल्डर्स के लिए, हाथों के लिए, होगा ना, वो फिर मस्कुलो स्केलेटल उसका हेल्थ बेटर होगा। यदि उसको हम मान लो कि फास्ट फूड की जगह हम घर पे बना करके खिलाएं, उसकी मदर खिलाएं, तो वो बेटर होगा। तो ये सब चीज़ हम नहीं कर रहे मैम, हम स्कूल के बैग को दोष दे रहे हैं। स्कूल का बैग तो अब वजन कम होने वाला नहीं है, ये फैक्ट को हमें अंदर कर लेना होगा। लेकिन उसको जो चीज़ जो बच्चा ढो रहा है, उसको जो शरीर उसको ढो रहा है, उसको हम इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि वो बैग का वेट फील ही ना हो। आखिर हमारे एक जनरेशन आप पीछे जाओगे मैम, वो कितना हार्ड वर्क करते थे खेतों में। उस समय बहुत जगह, वो एक समय था जब ट्रैक्टर भी नहीं होता था, इतने मतलब मॉडर्न मशीनरीज नहीं थे फॉर दिस एग्रीकल्चर। उस समय हमारे बाप दादा ही करते थे ना खेती, और कितना स्ट्रांग है उनका शरीर। तो वो है बिकॉज दे यूज्ड टू डू हार्ड एब्स भी देखते थे हम उनकी, चाहे उसकी प्रैक्टिस अब हम प्रैक्टिस जिम में करते हैं, लेकिन वो नेचुरल मिलता था। और जिम में मैम आप पैसे दे करके करते हो, वो बिना पैसे के होता था। बिना पैसे के होता है। तो बेसिकली जरूरी है कि हम डाइटरी हैबिट्स का भी ध्यान रखें। डॉक्टर विशाल, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप? मेरा नाम रविंद्र सिंह है जी, पूछिए सवाल अपना। जी। मेरे ना फादर हैं, अकार सिंह उनका नाम जी। उनको ना एक दिन 1 साल से हो गया, उनका ना वो जो राइट वाला ना जो वो उनकी बाँह है और लाता है ना, वो रुक गई थी। हेलो जी। तो उसके बाद क्या हुआ, जो उनकी रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्रैक्चर आया है बहुत ज्यादा, वो एक कदम भी नहीं जा सकते हैं। ये अपने फादर के बारे में सवाल पूछ। शायद आप बोल रहे थे कि रीढ़ की हड्डी कोई टूट गई है आपके पिताजी की? टूटी नहीं है, मतलब ना जब थोड़ा सा उसमें ना गैप काफी आ गया है रीढ़ की हड्डी में। आपको कोई बात नहीं, यदि आ गया है तो आप एक बार आकर के, आप तो मुझे लग रहा है फतेहगढ़ साहब के रहने वाले हैं। कहाँ? जी जी जी। आप आकर के बताओ, हमें दिखा लीजिए, या आपके घर के आसपास कोई बढ़िया स्पाइन सर्जन हो तो उसको दिखा लीजिए तो बेटर रहेगा। नहीं सर, उनको भी दिखा लिया। हाँ, पीजीआई में लेकर आए थे हम, काफी टाइम हो गया। ओके। तो जो रीढ़ की हड्डी है उसका भी इलाज नहीं हुआ, तो बाकी का तो हो गया था। जो उनका ना राइट साइड पूरा ही रुक गया था। अच्छा। हाँ, वो तो चलो ठीक हो गया। पहले तो उनकी आवाज भी नहीं आती थी, लेकिन जो उनकी रीढ़ की हड्डी है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आई। तो एक बार ला करके दिखा लो, क्योंकि मेरे को लगता है कि फोन पे तो ठीक होगा नहीं, तो एक बार ला करके ये कौन सा सेक्टर है? सेक्टर 12 में है, पीजीआई चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़ आपको आना है। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विशाल के साथ आप कनेक्टेड हुए हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। और डॉक्टर विशाल, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम, आपने सही कहा कि फोन पे आप एक समस्या को सुन सकते हैं, लेकिन उसके समाधान के लिए आपको माइन्यूटली एग्जामिन करना होगा। इनका सवाल अपने फादर साहब से जुड़ा हुआ था। हमारा नंबर है 01722690037। इस नंबर पे कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज हम बोन्स हेल्थ को लेकर जो सवाल हैं उनको आपके साथ समाधान के साथ जोड़ रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर विशाल, कुछ वीडियो बाइट्स भी आ गई हैं जिनके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। क्या सवाल है? मैं जब भी पढ़ती हूँ मेरे को नेक में पेन आता है, स्टिफनेस बहुत फील होती है। क्या इसका कुछ लिंक स्पाइनल कॉर्ड से है? मैंने और जगह भी चेक करवाया है। डॉक्टर से मैं इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहती हूँ, तो आप बताएं मेरे को। जैसे सुबह हम सोकर उठते हैं, उस वक्त जो कमर में एक तरफ को थोड़ा खिंचाव पड़ता है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। मुझे कुछ ऐसा स्थायी इलाज बताएं। मेरे तकरीबन 1 महीना पहले से मेरे थोड़ा सा पीछे बैक में काफ़ी पेन स्टार्ट हुआ है। मैंने इलाज भी कराया है काफ़ी जगह से, लेकिन कोई आराम या सोल्यूशन नहीं मिल पाया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे इस प्रॉब्लम्स का अगर कोई सोल्यूशन दे सकते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। मुझे भी सर्वाइकल है, मुझे भी बैक पेन है, गर्दन से लेके पूरी बैक तक ये सर्वाइकल जाता है। आजकल सर्वाइकल की वजह से हाथ के अंदर जो गांठें बनने स्टार्ट भी हो रखी हैं। उनसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से मैं ऐसी क्या चीज़ करूँ, या क्या एक्सरसाइज करूँ, या क्या मेडिकेशन लूँ, या क्या थेरेपी करवाऊँ,
जिसकी वजह से मेरा जो सर्वाइकल है वो ठीक हो जाए। आप दर्द में होते हैं, आपको चाहिए होता है कुछ मैजिकल वर्ड जो डॉक्टर से उन्हें मिल जाएं कि वो दर्द में मरहम का काम करते हैं। जितने भी अभी इस वाले सवाल आए सीक्वेंस में हैं, हाँ सवाल आए आपके, उसमें मोस्टली लोगों को गर्दन में दर्द था, एक्सेप्ट एक cervical। लेडी जो जिनको बैक में पेन था। जी जी। यूजुअली पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में यूजुअली बैक पेन का एक इम्पॉर्टेंट रीजन है उनका लो बोन मिनरल डेंसिटी होना। तो उसमें हम यूजुअली डेक्सा स्कैन करके देखते हैं एंड अकॉर्डिंगली उनकी बोन मिनरल डेंसिटी को मैकअप करने की कोशिश करते हैं। एंड विथ टाइम थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि देखो आप एक बिल्डिंग को गिरने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट बिल्डिंग बनने में ज़्यादा टाइम लगती है। तो आप जिसका डेक्सा स्कैन कराएं और जो ऑस्टियोपोरोसिस आता है मैम, इसका मतलब उसका टी स्कोर -2.5 होता है। वो ऑलमोस्ट आप कहोगे लेमैन टर्म में ना, तो मक्खन जैसा होता है, जो मक्खन ऐसे पिघला हुआ हो। जो ऑस्टियोपीनिया आता है -1 से -2.5 के बीच का, वो सख्त मक्खन जैसे आप जब शॉप से लेते हो वैसा वाला होता है, फ्रोजन काइंड ऑफ। और जो तीसरा है जो नॉर्मल है वो होता है ब्रिक, जो हमारी ईंट है वो उतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है। ठीक है। जो मक्खन पानी जैसा है उसको ब्रिक बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा मैम, तो पेशेंस चाहिए एंड मेडिसिन थोड़ी लंबी चलती हैं, बट वो ठीक हो जाता है। उसके बाद अब जो ऑस्टियोपेनिया है, जो सख्त मक्खन था, जो क्यूब था, समझाया आपने बिल्कुल मक्खन की तरह, तो इजीली। उसको वहां तक पहुंचने में करीब करीब साल लगता है। अच्छा। ब्रिक तक Okay। जो पानी था उसको वहां तक पहुंचने में करीब करीब 2 साल लगता है। वो भी थोड़ा डिपेंड करता है कि टी स्कोर में भी कितने वेरिएशन है, बट ये ठीक हो जाता है। 6 मंथ्स में आप अप्रिशिएट करना शुरू करते हो कि हाँ मेरा पेन ठीक हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे करके पेन ठीक हो जाता है। एक स्टूडेंट थी जो शुरू में आई, उसके नेक में पेन है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि आगे एक थोड़ा तो वेट करते हैं। सेटिंग आवर्स बच्चों के बढ़ गए हैं, एग्जाम का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि सेटिंग आवर्स बढ़ गए हैं उनके। तो वो बैड पोस्चर इज़ द रीज़न मैं कहूँगा, क्योंकि कभी बच्चा लेट के पढ़ता है, कभी बच्चा उकड़ू होके पढ़ता है, कभी टेबल पे पढ़ता है, तो उससे गर्दन के मसल्स वीक हो जाते हैं। प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होंगे नेक मसल्स के, शोल्डर के, इधर पीठ के, तो वो फिर पेन होती नहीं है। बट हाँ, एक्सरसाइज एक बार यदि पेन शुरू हुआ है तो एक्सरसाइज और डाइट अच्छी लेगा तो स्टूडेंट वाले जो यंग एज हैं वो पेन बहुत हद तक रिकवर हो जाता है। दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम एक्सरसाइज भी करें और अच्छी डाइट भी लें। अभी डॉक्टर विशाल हमारे साथ एक और कॉल कनेक्ट हुई है। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मैं सुरेंद्र सैनी बोल रहा हूँ हरियाणा जींद से मैम। जी पूछिए सुरेंद्र जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा गेम है बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ और 4-5 महीने से मेरे घुटनों में दर्द रहता है सर। तो मैंने बीच में 1 महीना खेलना बंद कर दिया, तो वो घुटनों का दर्द गायब हो गया। तो इसके लिए सर सजेस्ट करोगे कुछ? आपकी एज क्या होगी? 40 है सर। 40 है। और कभी कोई लिगामेंट इंजरी वगैरह तो नहीं हुई आपको? नी में? नो सर, नो। कुछ नहीं हुई ना? नहीं, फिर इसके लिए गेम बंद करने की जरूरत नहीं है। आप जो चीज करते हो वो ना करो तो फिर तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि नहीं हो रहा है पेन, है ना? अच्छी चीज तो ये होगी कि आप गेम भी खेलो और पेन भी ना हो। हाँ जी। आपको यही चाहिए ना मेरे हिसाब से। कभी आपको मसल पुल हो गया होगा, क्योंकि बैडमिंटन यदि आप अच्छे लेवल पे खेलते हो, मान लो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे खेलते हो तो? हाँ जी, वैसे स्टेट लेवल पे तो नहीं, वैसे 2 घंटे हम प्रैक्टिस करते हैं के साथ। हाँ, एक तो है कि वार्म अप करके आपने खेलना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि आप जाते ही गेम लगाना शुरू कर दो। वार्म अप कर लो, थोड़ा वॉक जॉगिंग कर लो या रनिंग करके फिर गेम लगाओ। और एक्सरसाइज, नी के भी एक्सरसाइज आते हैं, वो किसी अच्छे डॉक्टर से बगल में पूछ लोगे आप ना, वो बता देंगे। फिर वो एक्सरसाइज करके गेम लगाओगे तो ये पेन दोबारा आपको होगी नहीं। वैसे इसके चलते गेम बंद करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार होता है ना कि आप लगाने शुरू कर देते हो गेम विदाउट वार्म अप, तो मसल पुल हो गया या लिगामेंट खींच गया तो आपको पेन हो रहा है। हाँ जी। तो आप गेम शुरू करो, धीरे धीरे शुरू करो। बिल्कुल। जी सर, ओके। एक बड़ी होप सी बांध देते हैं आप, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगी, क्योंकि जैसे हम डॉक्टर से मिलते हैं, फर्स्ट हम उनसे कंसल्ट करते हैं, अपना सवाल पूछते हैं, वो फर्स्ट लेवल पर हम दूरदर्शन के साथ आपको कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप डॉक्टर से मिलिए, एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलिए और अपनी समस्या को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए उनकी गाइडेंस ले। हमारे साथ डॉक्टर विशाल एक अनदर कॉल भी जुड़ चुका है। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार।
आई थिंक ये वाला कॉल हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, तब तक मैं अपना सवाल पूछ लेती हूँ। मेरा सवाल था सर, जैसे अभी चाहे बारिश के मौसम की बात है या फिर सर्दियों में, ये कुछ ऐसे दो मौसम है जब हम कहते हैं हमारी बोन्स में पेन हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो क्या ये सीजन से भी रिलेटेड होता है बोन्स पेन, और क्यों होता है ऐसा? होता है मैम, ये जैसे ठंड के समय ना बाहर ठंड हो रही है तो आपके बॉडी को गर्माइश चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि आपका ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है जिसमें बॉडी अपने आप से हीट प्रोड्यूस करता है टू काउंटरएक्ट कोल्ड इफेक्ट। उसमें क्या मसल स्पाज्म में जाते हैं, तो मसल स्पाज्म अकड़ जाते हैं मैम, वो अकड़ते हैं क्यों? टू कंजर्व एनर्जी एंड टू प्रोड्यूस एनर्जी विद इन सच दैट यू कैन फाइट विद द एक्सटर्नल लोअर टेम्परेचर। तो इसलिए जब मसल अकड़ जाएंगे मैम तो वो फिर आप कुछ भी उसको करोगे ना तो वो खिंचाव होगा और वो दर्द होगा। सेम हैपन्स इन रेनी सीजन, रेनी में थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू विंटर। सो ये मोस्टली ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का। एक चीज और बताना चाहूंगा, एक दर्शक हमारे कहते हैं कि वो कटकट की आवाज होती है, कटकट की आवाज इज मोस्टली नॉर्मल, उसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक हौसला आपने फिर से बांध दिया। हमारे साथ कॉलर फिर से कनेक्ट हो गए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी मैंने सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? भवनदीप। भवनदीप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पंजाब नवा शहर से। जी जी भवन जी, अपना सवाल पूछिए आप डॉक्टर विशाल से। हाँ जी मैम, डॉक्टर लाइन पे जी जी, जी बोलिए। हाँ सर, मतलब पीठ से दर्द शुरू होता है, पीठ से होके नीचे मतलब जाता है जी। हाँ जी। क्या काम करते हैं आप और एज कितनी? सर मेरी एज है 18 साल की। अच्छा। काम सर मैं सलून का सीख रहा हूँ। सलून का तो लॉन्ग स्टैंडिंग है, मतलब खड़े रहने का काम ज्यादा है आपका? हाँ जी सर। हाँ, थोड़ा बेंट भी रहते बेंट भी रहते, थोड़ा सा अपना अब जैसे काम आप खड़े खड़े होकर के ना बीच में थोड़ा रेस्ट कीजिए और एक्सरसाइज करनी होगी पिठ को स्ट्रांग करने की ना, क्योंकि अब आपने ये प्रोफेशन चूज किया तो इसमें आपने तो जिंदगी भर लंबे समय तक खड़े ही रहना है, तो इसलिए आपको एक तो बीच बीच में थोड़ा सा पोस्चर आपने चेंज करना है और थोड़ा सा बैक मसल को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से ठीक करनी है और अच्छी डाइट लेनी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। ओके सर। और तीसरा चीज एक बोलना चाहूंगा मैम यूथ के लिए ना, कि अल्कोहल ना ले, वो भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं, अभी ये 18 साल की नहीं, ये आपके लिए नहीं, इन जनरल के लिए। इन जनरल ये कुछ एडवाइस है, आप भी आगे अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को बता सकते हैं। और अगर ये प्रोलॉन्ग आपको पेन होता है तो एक्सपर्ट डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट करें। वैसे जैसे डॉक्टर विशाल ने बताया कि आप प्रोलॉन्ग आपकी स्टैंडिंग है तो आप कुछ मसल एक्सरसाइजेस ब्रेक्स में जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विशाल। हमारे साथ कुछ और वीडियो बाइट्स भी जुड़ गई हैं, पूछिए सवाल। मेरी जॉइंट में भी प्रॉब्लम रहती है, मैं ज़मीन पर बैठकर टांगे फोल्ड करके नहीं बैठ सकती। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी कोई सॉल्यूशन या कोई एक्सरसाइज बताएं जिससे जो है ना मैं इस बीमारी से निजात पा सकूं। उठने के बाद मेरे शरीर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द है और मेडिसिन भी ली, मेरी प्रॉब्लम कोई हल नहीं हुई। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मेरी इस प्रॉब्लम का कोई अगर हल है तो आप मुझे बताएं। जो हमारे साथ जुड़े थे उनके कुछ सवाल और रह गए थे लगता है जी। इसमें अब जैसे जो लेडी थी वो बैठ नहीं पा रही है, चौकड़ी मार के नीचे नहीं बैठ पा रही है, इनको प्रोबेबली ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है। उसमें क्या होता है कि जॉइंट स्पेस जो है घुटने का वो कम हो जाता है और जॉइंट वो घिसने लगते हैं, थाई बोन और लेग बोन दोनों एक दूसरे से घिसने लगते हैं तो पेन होता है। तो जब आप चौकड़ी मार के बैठने की कोशिश करते हो तो वो पेन बढ़ जाता है। तो एक एक्सरे करके देख सकते हैं हम लोग, देखने से पता लगता है कि कितना खराब हुआ है और किस स्टेज में है। यदि वो स्टेज एडवांस है तो हम नी रिप्लेसमेंट भी करते हैं। उसके पहले यदि वो कम खराब है, मिडिल स्टेज में है, तो हम उसमें इंजेक्शंस, एक्सरसाइज, सप्लीमेंटेशन, जैसे जो ग्रीस है उसकी सप्लीमेंटेशन भी हम कर सकते हैं, उससे भी दर्द में काफ़ी राहत मिल जाता है। जी। जो दूसरे थे कि सर में भी दर्द है और घुटने में भी दर्द है, तो सर का दर्द और घुटने का दर्द अनरिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इनको देखना होगा कि सर में दर्द क्यों है, वो किस कारण से है, वो डिफरेंट होगा कारण। और नी में पेन है तो उनके भी एक्सरेज करके हम देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कोई जॉइंट घिस तो नहीं रहा, नी जॉइंट घिस तो नहीं रहा। यदि घिस रहा तो उसके स्टेज के हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। किसी भी दर्द की जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर विशाल हैं जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर विशाल, हमारे साथ एक और क्वेश्चन जुड़ चुका है, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कॉलर।
आई थिंक ये कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है हमारे साथ, और आगे कोई जुड़ गया है। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप? हाँ जी, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह जी। बहादुर सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गंगानगर राजस्थान से। गंगानगर, हिमाचल प्रदेश से जी। राजस्थान गंगानगर से हैं। पहले कॉलर्स हमारे साथ हिमाचल से जुड़ने वाले थे जो नहीं कनेक्ट हुए। जी सवाल पूछिए अपना। हाँ जी जी अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर विशाल आपको सुन रहे हैं। जी हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे ना पीठ में दर्द होके टांगे सुन्न हो जाती हैं जी, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है जी। खड़ा रहने पर, चलने पर। आपकी उम्र कितनी होगी? 75 साल जी। 75 साल। यूजुअली एल्डरलीज में एक बीमारी है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। उसमें क्या है कि जो रीढ़ की जो हड्डियों के बीच से जो हमारी नस आ रही है वो कंप्रेस हो जाती है, वो दब जाती है, उसको हम कहते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस। हाँ जी। ऐसा या कुछ तीन नाने। वो हमारे क्राइसिस में दबी हुई आई हैं। हाँ, तो कॉमन डायग्नोसिस है ये भी। एक बार वही देख करके स्टेज करके कि कितनी दब रही है, अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट रेंज करता है फिजियोथेरेपी से, पेन किलर से, नर्व टॉनिक से, इंजेक्शन नहीं तो फिर ऑपरेशन। ये 4-5 स्टेज है। इसमें इंजेक्शन लग जाता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं लगता। अच्छा जी, उससे कोई रिलीफ मिलती है फिर? क्या करें? रिलीफ मिल जाती है उससे? हाँ हाँ मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलेगी। अच्छा, कितने का लगता है वो करीब? कितने? यदि आपका पास आयुष्मान कार्ड है तो वो फ्री है। आयुष्मान कार्ड है मेरे पास। हाँ तो फिर फ्री है। अच्छा फ्री है, ठीक है। वो यहाँ से लगवाएं या फिर आपके पास से आके लगवाएंगे? ये आपकी चॉइस है। नहीं फिर वो आपको डॉक्टर बताना पड़ेगा, हमारे गंगानगर में है तो उस पर लगा दें हम। आप राजस्थान में भी लग सकता है, हाँ लग जाएगा। ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल की जरूरत नहीं है। कोई भी अच्छा स्पाइन सर्जन हो आपके रीजन में, आसपास में, वो लगा देंगे इसको। ये सर वो रीढ़ की हड्डी में लगता है? हाँ हाँ, रीढ़ की हड्डी में लगता है। रीढ़ की, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं फिर? नहीं, साइड इफेक्ट किसी चीज है? साइड इफेक्ट तो हवा सांस लेने का भी है। वो तो है ही है ना, तो इतने घबराने की जरूरत नहीं है सब चीज के लिए। अच्छा वो लगवा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो आपको मिलना हो तो फिर आप हॉस्पिटल में होते हैं या बाहर होते हैं? नहीं, हॉस्पिटल में। पीजीआई के डॉक्टर की यही खासियत है, वो बाहर नहीं मिलते आपको। जब बाहर मिलेंगे तो दूरदर्शन में होंगे या फिर आपको वहाँ पर पीजीआई में? मेरा घर पर भी क्या पता देख लेते हो जी। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ कनेक्टेड हुए। मैं समझ सकती हूँ ओपीडी में किस तरीके का माहौल होता होगा, किस तरीके की आप टेंशन उनको दूर करते होंगे। और आई थिंक किसी प्रॉब्लम की शुरुआत है और उसके बाद अंत एक खुशी के साथ हो रहा है, बहुत अच्छा है। और सवाल तो हमारे पास अभी भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और मैं अपने दर्शकों को क्षमा भी मांगना चाहूंगी कि आपके बहुत सारे कॉल्स हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम डॉक्टर को फिर से हम इनवाइट करें। नंबर आप जरूर याद रखिए 0172269037। आज के इस कार्यक्रम में अपने सवालों के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। डॉक्टर विशाल, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना प्रॉमिस निभाया। इस कार्यक्रम को आप हमारे वेव्स OTT पर भी देख सकते हैं, हमारे YouTube चैनल DD चंडीगढ़ पर, और हमारे सैटेलाइट चैनल DD हरियाणी और DD पंजाब पर भी आप जरूर देखें। आज के इस कार्यक्रम में अपना साथ देने के लिए मैं निधि आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।